इफ मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, इफ सराउंडिंग सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर आपके बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होगा, उस टाइम पे फिर से सुनो, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी क्या करेगी उस टाइम पे? मैं बोलूंगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी एमिशन पावर से। ये सब चीजें हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, नोट्स वोट्स दे दिया था, आई होप तुम लोग को याद होगा ये सब, है ना। अब इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं, वैसे आज हम लोग क्लास 1 घंटा ही होने वाली है, बता दो मैं आप लोग को, क्योंकि मुझे कहीं जाना है अर्जेंट, तो एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ लेते हैं। और कल मंडे था, कल अपनी क्लास हुई नहीं थी, तो इसलिए ये वीक में ऑलमोस्ट शाम को हर रोज होगी क्लास, ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बताने के बाद मैंने आप लोग को एमिसिव पावर कुछ करके बताया था, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का अगर तुम लोग को याद है फॉर्मूला क्या था? हीट अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर, हीट अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर, या फिर क्यू की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, एमिसिव पावर को ई बोलते हैं, ई ए टी, ये फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था। और इसके बाद हम लोगों ने अगर तुम लोग को याद है, इसके बाद हम लोग ने एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा था, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे अगर, तो मैंने बताया था हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट, हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट इंसिडेंट, हीट इंसिडेंट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बता दिया था मैंने आप लोगों को, क्या आप लोग को ये भी याद है ना? बोलो। अभी जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा, एब्जॉर्प्टिव पावर एक एमिसिव पावर, वैसे एक रिफ्लेक्टिव पावर भी होती है। फिर से बता दूं क्या बोला मैंने? मैंने बोला रिफ्लेक्टिव पावर भी जैसा कुछ होता है। एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, ध्यान से सुनो, एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अरे भाई जल्दी रब हो जा, सभी रब हो जाएगा मेरी वजह से। एक चीज सुनोगे, एक सेकेंड रुको। अम मैं तो रब करने में 4 साल चले जाएगा, ऐसे दूर दूर लिखूंगा तो। हाँ चलो, जैसे मैंने फिर से बता दूं वापस से, जैसे आपके पास बॉडी है, ध्यान से सुनोगे आप लोग। सपोज करो कि आपके पास ये बॉडी है, ठीक है। आपने इस बॉडी को हीट, आपने इस बॉडी को क्या किया, या फिर आप, मैं बोल सकता हूँ कि आपने इस बॉडी पे लाइट को, आपने इस बॉडी पे क्या किया है, बहुत सारी लाइट को स्ट्राइक कराने की कोशिश की। आपने इस बॉडी पे बहुत सारी लाइट को स्ट्राइक कराने की कोशिश की। क्या होगा? 3 चीज हो सकती है ऐसे टाइम पे, ध्यान से सुन लेना आप लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट रेस को, लाइट रेस को, ये जो बॉडी है इस बॉडी पे फॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लाइट रेस को इस बॉडी पे फॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइट रेस को इस बॉडी पे फॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लाइट रेस को फॉल कराने की कोशिश करूंगा इस बॉडी पे, तो क्या क्या हो सकता है? 3 चीज होगा, 3 ही चीज नेचर में एग्जिस्ट करेगा। कौन सा 3 चीज एग्जिस्ट करेगा? या तो ये बॉडी इस लाइट रे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब क्या करेगा, पूरी सक कर लेगा उसकी एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और या फिर ये रिफ्लेक्ट कर देगा, या तो या करेगा, क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर अगर सपोज करो इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये एमिट भी तो करेगा। एमिट करना, एमिट करना, एमिट करना मतलब ये अपने आप में से छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, हीट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हीट। वैसे लाइट भी क्या है, हीट वेव ही है। थोड़ी देर आप लोग क्या करोगे, थोड़ी देर क्या करोगे आप लोग, सन के नीचे खड़े हो जाओ, गर्म हो जाओगे एकदम, तो लाइट क्या है, हीट वेव है, आप उसको क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। आप चाहते हो उसको एब्जॉर्ब कम करो, एब्जॉर्ब कम करो और रिफ्लेक्ट ज्यादा करो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो एब्जॉर्ब कम होगा और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा गर्म नहीं लगेगा आपको। या तो क्योंकि जितना ज्यादा आप एब्जॉर्ब करोगे उतना ज्यादा एमिट भी तो करोगे, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करोगे उतना कम एमिट करोगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ की कोशिश करो। एमिट का क्या मतलब होता है?
एमिट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको हीट किया, गर्म किया, इस बार हीट वेव, आप गर्म कर रहे हो इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेटल को हीट करो, मेटल के पीस को हीट करो, मेटल के पीस को हीट करने से क्या होगा, ये ना कभी रेड कलर हो जाएगा, कभी येलोइश भी दिखता है आपको, येलोइश भी दिखता है ना, या फिर कभी कभी मुझे ऑरेंज भी दिखता है, ऑरेंज भी दिखता है, तो अलग अलग कलर दिखेगा जब आप इसको हीट करोगे तो। पर इसके आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, इसके आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो रहा है यार, क्योंकि शायद से ये बॉडी, क्योंकि शायद से ये बॉडी एमिट कर रहा है। एमिट करना है मतलब अपने अंदर से छोड़ रहा है, तो ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बॉडी क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर एमिट कर सकता है। एमिट करेगा तो एमिसिव पावर निकाला, एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्टिव पावर निकाला, और अगर अभी रिफ्लेक्ट करता है, और अगर अभी रिफ्लेक्ट करता है तो क्या निकालू मैं, क्या निकाला जाए, बोलो बोलो बच्चों, रिफ्लेक्टिव बच्चों पावर। रिफ्लेक्टिव पावर निकाल लेते हैं, वेरी नाइस। रिफ्लेक्टिव पावर बोलो, रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट बोलो, जो बोलना है बोल लो यार। रिफ्लेक्टिव पावर पहले निकाल के देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे रिफ्लेक्टिव पावर, लेट्स सी। रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव पावर, मैं रिफ्लेक्टिव पावर को एक काम करता हूँ, स्मॉल आर से दिखा लेता हूँ। एमिसिव पावर को ई से दिखाया, एमिसिव पावर था, फिर एक बताया मैंने एब्जॉर्प्टिव पावर, ए से दिखा दिया, रिफ्लेक्टिव पावर को आर से दिखा देते हैं। क्या होगा ये, जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या था, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पे क्या लिखो फिर, हीट रिफ्लेक्टेड, हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट इंसिडेंट, हीट इंसिडेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोग के सामने एक बॉडी ले ली, ये एक बॉडी ले ली, ठीक है, एक छोटी सी प्यारी सी बॉडी ली मैंने, और फिर इस बॉडी को क्या करोगे आप, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर लाइट रेस को भेज रहे हो, लाइट रेस, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर आप लाइट रेस, एक सेकेंड रुको, इससे भी अच्छा तरीका था मेरे पास, तो लेट मी सी। आप इस बॉडी के ऊपर क्या भेज रहे हो, लाइट रेस को भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, लाइट रेस, ये जो एरो बना रहा हूं मैं, ये आप लाइट रेस को भेज रहे हो। और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, जो नंबर ऑफ लाइट रेज आपने भेजी वो थी 100, पर 100 में से इसने, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि 60 रिफ्लेक्ट कर दिया, 60 क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो शायद से इसका जो परसेंटेज होगा रिफ्लेक्टिंग पावर का 60% होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो ना, अगर इसने 60 को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो बचे हुए 40 को क्या किया इसने, बचे हुए 40 को क्या किया इसने, हे भगवान, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर लिया। अभी क्या ऑप्शन बचा है उसके पास, एब्जॉर्ब ही कर लेगा वो। तो अगर रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो रे भेजी, एक ये और एक ये, तो ये रे इसके अंदर आ गई, मतलब इसने एब्जॉर्ब कर लिए, पर ये रे आई और ऐसे निकल गई। दो ही रे भेजा था, एक एब्जॉर्ब कर लिया और एक रिफ्लेक्ट कर लिया। रिफ्लेक्ट अलग है, एमिशन अलग है। एमिशन मतलब वो पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा, रिफ्लेक्ट मतलब बाहर से आके निकल जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट, हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट, हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन हीट इंसिडेंट, कितना इंसिडेंट कराते हो और उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसमें से कितना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको रिफ्लेक्टिव पावर दे देगा। और फिर से अगर एक बात बताओगे, ऊपर भी हीट नीचे भी हीट, तो यूनिटलेस एंड डिमेंशनलेस लिख सकता हूं मैं, यूनिटलेस एंड डिमेंशनलेस। ये चीज याद रखोगे आप लोग, ना डायमेंशन है ना यूनिट है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। ये हो गया। अभी अगर आई होप इतना जो भी पढ़ाया मैंने इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर इतना समझ में आ गया है हम लोग को, तो अब हम लोग रेडी हैं, अब हम लोग रेडी हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ने के लिए। इतना ही जरूरी था नॉलेज हम लोगों को, और हम लोग को खाली क्या करना है, अभी किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ना है। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, एक और बार बोल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ यार, पेज नंबर 1 को। अभी सेकंड पेज पे हम लोग किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे पढ़ लेते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। एक सेकेंड रुको,
यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। देखो, एक तुम लोगों ने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ, है ना? दो किरचॉफ के लॉ थे, एक था समीशन ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, और सेकेंड वाला था समीशन ऑफ वोल्टेज प्लस समीशन ऑफ ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये वो लॉ नहीं है भाई, ये किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन है। क्या वर्ड बोला मैंने? किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। फिर से बोल देता हूँ, किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन है, ये बोर्ड्स में ये लोग 4 मार्क के लिए देते हैं। करना क्या है, करना क्या है अपने को? सबसे पहले स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं, पहला काम है स्टेटमेंट लिखना। चलो भाई, स्टेटमेंट लिखा जाए, स्टेटमेंट। और अगर आप लोगों ने मैंने जितना पढ़ाया लास्ट टाइम उतना पढ़ लिया है, तो टू बी ऑनेस्ट ये समझने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। पहले मैं लिख देता हूँ, एक चीज सुनना। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन बोलता है गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। फिर से बोल देता हूँ, क्या बोलता है सिंपल भाषा में? गुड एब्जॉर्बर गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। मतलब कोई अगर बॉडी है हमारे पास, कोई हमारे पास अगर बॉडी है, और वो बॉडी बहुत ज्यादा हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी शायद से उतना ज्यादा तो एमिट करेगी। जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही तो ज्यादा एमिट करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 कप में चाय है, 2 कप में चाय है, एक कप में ये है, एक कप ये अज्यूम कर लो। इस कप का टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस, पर इसका 70 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके आसपास अगर आप लोग रहोगे, इतना कुछ फील नहीं होगा आपको, पर इसके आसपास रहो, थोड़ा थोड़ा तो गर्म फील होगा। क्यों गर्म फील हो रहा है? क्योंकि इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, और जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी रिलीज करने की भी कोशिश करेगा, है ना? उतनी रिलीज भी तो करेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है। क्या है स्टेटमेंट? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। मतलब जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा हीट को एमिट करेगा। पूरी हीट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हीट की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। और यहाँ पे लिखा है फॉर एनी बॉडी, उसके बाद लिखा है, फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी। ये मैं किसी भी जनरल बॉडी की बात कर रहा हूँ। ई इज प्रपोर्शनल टू ए, किसी भी जनरल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। ई इज प्रपोर्शनल टू ए। ई क्या है? कोई बता दो, मान जाऊंगा। ई क्या है? ई क्या है बता दो। ई का मतलब बता दो, क्या है ई? अरे किया था ना लास्ट टाइम। एमिशन। एमिशन आधा वर्ड राइट है, आधा वर्ड राइट है। एमिशन के आगे पी भी लगाना था। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। अरे याद आता है क्या तुम लोग को? बोलो, एमिसिव पावर इज, बोलो यार तुम लोग। बोलो। कैसे बच्चे हैं यार, वेट कर रहा हूँ बोलेंगे तो सच में ही नहीं बोल रहे ये लोग। हद है। इसका मतलब है, मैं ही लिख देता हूँ, छोड़ो मुझे आता है। इसका मतलब है एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। और अगर मुझे यहाँ पे इसको इक्वल्स टू लिखना है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। लिखते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट ए इज इक्वल टू, मतलब E इज इक्वल टू के ए, E इज इक्वल टू के। तो मुझे प्रूफ क्या करना है एक्चुअली, कि आप एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो लोगे
तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, हमेशा एक कांस्टेंट चीज मिलेगी। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ये थ्योरम में यही प्रूफ करके ये बता रहा है। तो ट्राई करते हैं हम लोग इस चीज को प्रूफ करने का। उसके लिए अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो डायग्राम भी समझ लेते हैं, क्या है डायग्राम। तो डायग्राम समझने से पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर मैं 3 बॉडी लूंगा। ध्यान से सुन लो, इस बॉक्स के अंदर मैं 3 बॉडी लूंगा। एक सेकेंड रुको, इस बॉक्स के अंदर 3 बॉडी ले लेते हैं। बॉडी का कलर दे देते हैं, 3 बॉडी है, तीनों अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, एक मुझे एक ब्लैक बॉडी भी चाहिए यार इसमें, तो मैं ब्लैक बॉडी इसको ले लेता हूँ। ये एक बॉडी है, ठीक है, आपके पास ये एक बॉडी है, और एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, और वो एक है ही बॉडी। नहीं तो कहाँ से लगाती है। कौन है ये मैडम, कौन है ये, माइक अपना ऑफ कर लो। चलो ठीक है, ये 3 बॉडी है। देखो एक चीज, सबसे पहली बात, वैसे थोड़ा शेप ऊपर नीचे हो गया है। करना क्या है, मुझे सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को फॉल कराना है। मतलब इस पे हीट गिर रही है। कलर चेंज कर लेता हूँ हीट का यार। हीट का कलर कौन सा होता है, येलो होता है। हीट का येलो होता है, नहीं, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ। ये भी खराब लग रहा है, रुको जरा, एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इन लोग का डेली का ये छोड़ो, इग्नोर। ओके, तो मैंने ये क्यू 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 लिखा है, इसका मतलब इस पे हीट पड़ रही है। तो ये बॉडी 1 है आपकी, ये बॉडी 2 है, और जो बॉडी 3 है ना, अपनी बॉडी 3, ये मैंने ब्लैक बॉडी लिया है। ब्लैक बॉडी थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉडी लिया है, इतना याद रखो। ये थर्ड बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक बॉडी ना पूरी की पूरी हीट क्या कर लेगी, मोस्टली एब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लैक बॉडी पूरी हीट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एक और बात बता दूं, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी इसलिए रखा क्योंकि उसने पूरी हीट अपने, मतलब जितनी हीट दोगे सब क्या कर लेगा वो। अरे बोलने का मतलब है, एक बॉडी है, एब्सॉर्ब कर आप लेगा। इस, हाँ पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। रिफ्लेक्शन कितना होगा ब्लैक बॉडी का, रिफ्लेक्टिव पावर कितना होगा, ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्टिव पावर कितना होगा, 0 जीरो। होगा। 0 होगा जीरो। क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना है आपको। सबको क्लियर है। यस सर। ये एडिटिंग में कुत्ता भौंकेगा तो इसको कैसे हटाएंगे हम लोग, बहुत तकलीफ है लाइफ में, बहुत तकलीफ है। एक सेकेंड रुको जरा, मैं इंतजाम करके आता ओके, सॉरी, वर्क इज डन नाउ।
ये क्या बीच बीच में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये ऊपर नीचे कैसे होगा, ये हो गया। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग को क्या समझा रहा था कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि जितनी हीट ये लेगा पूरी की पूरी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी एमिट नहीं करेगा। तो हर बॉडी के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, हर बॉडी के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा वो सुनो। सबसे पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास बॉडी ए है, इतना याद रखना, हर एक बॉडी का एरिया सेम है, वॉल्यूम सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, सब ये याद रखना है मुझे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, वैसे प्रूफ करना है इसको, हाँ ये प्रूफ आता है एग्जाम में, एग्जाम में ये प्रूफ आता है, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये चीज प्रूफ करनी है मुझे, ये देख लो ध्यान से, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है ये। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। सबसे पहला काम मुझे आप हीट एब्जॉर्ब्ड की फॉर्मूला बताओगे, हीट एब्जॉर्ब्ड। अब हीट एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ, अच्छा सुनो छोड़ो जाने दो, मुझे एक बात बता दो। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एब्जॉर्प्टिव पावर इज गिवन एज, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, बी लिखो पी लिखो, एब्जॉर्प्टिव पावर इज, एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू, बोलो, हीट, हीट क्या एमिट, क्या लिखो यहाँ पे बोलो ना तुम लोग यार, हीट एब्जॉर्ब्ड, Heat फॉर्मूला, absorbed by body upon heat incident on the body. हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, ये फॉर्मूला है हमारा। मुझे यहाँ से हीट एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला बताओ, मतलब क्या मैं हीट एब्जॉर्ब्ड को ऐसा लिख सकता हूँ, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट इंसिडेंट इनटू ए, हीट इंसिडेंट इनटू ए लिख सकता हूँ, सोच लो, तो लिख लेता हूँ यहाँ Yes, sir. पे ए इंटू हीट इंसिडेंट, ये पहली चीज लिख ली मैंने, हीट इंसिडेंट, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, हीट इंसिडेंट, हीट इंसिडेंट, इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो। अब मुझे सेकेंड फॉर्मूला तुम लोग बताओगे, क्या फॉर्मूला है ये मेरे पास, एमिसिव पावर का, नाउ एमिसिव पावर इज, नाउ एमिसिव पावर इज, एमिसिव पावर इज, एमिसिव पावर का फॉर्मूला किसको याद है यार, बोलो तो जरा सुनू मैं, अभी पिछले पेज पे भी बताया था। Heat upon area into time. वेरी नाइस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम। कैसे आया था इस पे डिस्कशन हम लोग ने फर्स्ट इसके लास्ट वाली क्लास में कर लिया था। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से भी क्यू निकालो, यहाँ से भी क्यू निकालोगे आप लोग, ठीक है, मतलब ये क्यू की वैल्यू, और कोई मुझे क्यू का मतलब बताएगा क्या, ये जो क्यू है हीट एमिटेड है कि हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये बता दो, ये क्यू क्या है, हीट एमिटेड है कि हीट एब्जॉर्ब्ड है, बस इतना बता दो मान जाऊंगा। ये जो क्यू है वो हीट तो है, और वो हीट एब्जॉर्ब वाली हीट है कि हीट एमिटेड वाली हीट है, ये पूछ रहा हूँ मैं। एब्जॉर्ब। नहीं भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, Emitted. एमिटेड है, क्योंकि ये ई का नाम क्या है, ई का नाम क्या है देखो ना, ई का नाम क्या है, एमिसिव पावर, तो हीट क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, तो यहाँ से मुझे क्यू जो मिलेगा, क्यू, क्यू का नाम क्या है, हीट एमिटेड, हीट एमिटेड, हीट एमिटेड इज इक्वल टू, यहाँ से शायद से मुझे जो आंसर आएगा वो आएगा ई ए टी। इसको पॉइंट नंबर ले लिया मैंने, कुछ लेना है क्या, पॉइंट लेना है तो मत ही लो, जाने दो, पॉइंट नंबर 2 ले लिया मैंने। क्या फायदा है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिख के, सोच के देखो, अभी अभी हम लोग ने ये लॉ पढ़ा, स्टेटमेंट क्या बोलता है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। तो एक बॉडी जितना ज्यादा हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उतना ज्यादा एमिट भी तो करेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ए इंटू हीट इंसिडेंट, ए इंटू हीट इंसिडेंट, ए इंटू हीट इंसिडेंट क्या होगा, ए इंटू हीट इंसिडेंट, इस अब ये सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए, इसलिए मैं इसको क्यू बोल दूंगा, Q1। तो देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे है ए इंटू हीट इंसिडेंट, हीट इंसिडेंट को Q1 बोल देता हूँ मैं, तो ए इंटू Q1 बोल दू कि क्यू डैश बोल देता हूँ, क्यू डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है मैंने ई इंटू ए इंटू टी, ई इंटू ए इंटू टी, ये 1 और 2 से आ गया, किससे आ गया ये, 1 और 2 से आ गया, ठीक है, सबको क्लियर है ये,
यस, Yes, sir. चलो ठीक है। अब मेरे पास कितनी बॉडी प्रेजेंट है यहाँ पे? बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। तीनों बॉडी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे। कैसे? पहले लिख लेता हूँ फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी की बात कर रहा हूँ। यही फॉर्मूला यूज करना है पहली बॉडी के लिए। क्या चेंजेस आएंगे पहली बॉडी के लिए? मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग बॉडी लिए जिसका एरिया, वॉल्यूम वो सब सेम है, वो सब सेम है। पर जरूरी है क्या तीनों बॉडी सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे? ये जरूरी है क्या? अच्छा एक बात बताओ ना तुम लोग, एक बात बताओ। मैंने कंटेनर लिया, ये स्टील का कंटेनर है, स्टील का, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने तुम लोग को। और इसमें तुम लोग पानी लो, मैं स्टील को हीट करता हूँ। सबसे पहले दोनों में से गर्म कौन होगा? मतलब सबसे पहले दोनों में से 50%, 50 डिग्री पे कौन जाएगा? Steel. स्टील पहले गर्म होगा मेरे ख्याल से, और वाटर बाद में होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब तुम लोग मुझे बताओगे, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील, दोनों में से हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा? दोनों में से हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा? Steel. वाटर का। वाटर का ज्यादा है। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। किसको ज्यादा हीट लग रही है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? Water. Water को. मतलब जो सबसे स्लो गर्म होगा उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, जो ज्यादा लेजी होगा उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा। कई बात क्लियर है तुम लोग को? किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसका कम? ये 11th का कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये समझ में आ गया तुम लोग को कि अलग अलग बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर अलग है, एमिटिव पावर अलग है, इसका मतलब पहली बॉडी का अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं, A इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू, या क्यू डैश इज इक्वल टू ई ए टी। फिर से बोलता हूँ, तीनों बॉडी का एरिया सेम है, तीनों बॉडी पे जो हीट मैं डाल रहा हूँ सेम टाइम के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है? हीट का अमाउंट भी सेम है, हीट का अमाउंट सेम है, सबका एरिया सेम है, और सेम टाइम के लिए मैं हीट को फॉल करा रहा हूँ। पर क्योंकि मटेरियल अलग है, पहली बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर अलग A1 होगा, और उसका एमिटिव पावर भी, एमिसिव पावर भी E1 होगा। बाकी सब क्वांटिटी क्या लिखना है? सेम। बाकी सब क्वांटिटी क्या लिखना है? सेम। यहाँ से सर रेशियो किसका लूं? आंसर है E1/T1 का लेना है। किसका लेना है? क्योंकि देखो मुझे यही तो प्रूफ करना है, E अपॉन ए कांस्टेंट आना चाहिए, E अपॉन ए क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो वही प्रूफ करना है मुझे। तो आप E1/A1 निकालो, E1/A1 कितना आएगा देखो, क्या लगता है कितना आएगा E1/A1? अरे E1 को इधर रखो, A1 को नीचे भेजो, शायद से ये आएगा Q'/AT। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो। अरे यार E1/A1 तो निकाला, क्या इतना सोच रहे हो? इसको इधर ही रखा, इसको नीचे भेजा, ये इधर इधर चले गया, और क्या किया? अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, मैं ये फर्स्ट बॉडी के लिए निकाल रहा था, देखो फॉर्मूला में यही यूज कर रहा हूँ। खाली एक बार A1 और E1 लिखूंगा, सेकेंड बॉडी के लिए A2 और E2 लिखूंगा, थर्ड बॉडी के लिए 3 और 3 लिखूंगा, और क्या करूंगा इससे ज्यादा? तो देखो ट्राई करते हैं, और क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर सेकेंड बॉडी, फॉर सेकेंड बॉडी। देखो पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, क्या फॉर्मूला लिख रहे थे हम लोग? A इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू E/AT। पर सेकेंड बॉडी है तो इसको E2 लिख लो, इसको A2 लिख लो, तो E2/A2 कितना आ जाएगा आपका? बताओ। Q बाय, मतलब Q डैश अपॉन AT आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2। देखो ना, Q/AT इज इक्वल टू E1/A1, Q/AT इज इक्वल टू E2/A2। अब फाइनली तीसरी चीज की बात कर लेते हैं। तीसरी चीज में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो देख लो, गड़बड़ क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला तो यही लिखना है, A इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू E/AT फॉर थर्ड बॉडी ना। लिख तो रहा हूँ यहाँ पे मैं, फॉर थर्ड बॉडी, फॉर थर्ड बॉडी, फॉर थर्ड बॉडी। और वो थर्ड बॉडी को क्या रखा है हम लोग ने नाम?
ब्लैक बॉडी, थर्ड बॉडी का नाम क्या है? ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी के लिए भी तो फॉर्मूला वही लिखूंगा। क्या है फॉर्मूला, बताओ यार। फॉर्मूला है A इंटू क्यू डैश इज इक्वल टू E A T। बोलो ये सही लिखा है क्या मैंने? बोलो। थर्ड बॉडी है ना यार, यहाँ पे मैं इसको थर्ड लिख लूंगा, इसको थर्ड लिख लूंगा। और अभी तुम लोग ध्यान से देखोगे E3/A3 कितना आ जाएगा? फिर से वही आएगा, Q'/AT। इसको पॉइंट नंबर, अच्छा मैंने 2 क्यों लिया मुझे समझा नहीं, माफ कर दो। इधर 3 है तो ये आपका 4 आएगा, ये आपका आएगा 4, ये आएगा आपका 4। फिर से बता देता हूँ, E1/A1 इज इक्वल टू, हम लोग ने निकाला था Q'/A इंटू टी। फिर E2/A2, E2/A2 क्या निकाला था? Q/AT। कंडीशन यही है कि सब बॉडी का एरिया सेम टाइम के लिए हीट को आपको फॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। Q'/A इंटू टी। और फाइनली तीसरा वाला क्या था? ये तो पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, और फाइनली था E3/A3 इज इक्वल टू Q'/AT। अब क्योंकि जो सिंस थर्ड बॉडी is a black body, is a black body. Since third body is a black body, therefore for a black body, black body के लिए कितना होगा? A 1 होगा। एंड E3 को मैं अब इसे EB लिखूंगा। EB मतलब एमिशन फॉर ब्लैक बॉडी, EB मतलब एमिशन फॉर ब्लैक बॉडी एमिशन की बात की है यहाँ पे मैंने, ब्लैक बॉडी एमिशन। तो अभी अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कैसा कुछ दिखने लगेगा? ऐसा कुछ दिखने लगेगा। EB/1 लिखने की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू Q'/A इंटू टी। और ये पॉइंट नंबर आपका हो गया 5। तो अभी अगर आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, तो 3 एंड 4, 5 में देखोगे तो Q'/AT सेम है, तो ये जाएगा E1/A1 इज इक्वल टू E2/A2 विच इज इक्वल टू, या तो E3/A3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको सॉल्व करके कितना आया देखो, EB आ गया। और ये सब किसके इक्वल है? Q'/AT के। देखो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे का आंसर सब सेम आ रहा है। पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, सबका आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि E/A का जो रेशियो है वो मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। E/A का रेशियो क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब मैं E इज इक्वल टू, A को इधर लेके जाओ, ठीक है, A को इधर लेके जाओ, कांस्टेंट को K ले लो, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। देयरफॉर आपने बता दिया कि E इज प्रोपोर्शनल टू A है। ये हम लोगों को प्रूव करना था। 4 मार्क के लिए आता है, ये बड़ा दिख रहा होगा, इतना बड़ा है भी नहीं है। एक बार लिखने बैठोगे ना, तो स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा है, लिखने बैठोगे तो छोटा छोटा ही दिखेगा आपको ये। तो ये 4 मार्क के लिए करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दैट इज स्टेटमेंट भी लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे बताओ? चलो मान जाऊंगा अगर बता दिया तुम लोग ने तो। इसके पहले सबसे स्टार्ट में भी बताया था मैंने। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो तुम लोग, वो बता दो मुझे, बताओ स्टेटमेंट क्या लिखोगे? Emissive power is directly proportional to the absorptive power. वेरी गुड, वेरी गुड, यही लिखना है हम लोग को। सबको क्लियर है ये? पिछले पेज नंबर 3 था, शायद से पेज नंबर 4 है। देखो 4 मार्क के लिए आता है, प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना वापस से। अगर रेफरेंस चाहिए तो वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, बहुत सिंपल है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर देख लिया आपने, किसके? एमिसिव पावर के और एब्जॉर्प्टिव पावर के, और आज बताया रिफ्लेक्टिव पावर के। ये तीनों आप प्लीज अच्छे से देख लेना। ये फॉर्मूले आ गए तो ये भी बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ खास ही नहीं था इसमें, सिंपली प्रूव कर दिया उसने। आई होप इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे आगे की चीजें आपको एग्जाम में भी आती है। स्टार्ट किया जाए आगे। एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है, एक स्टीफेंस लॉ पढ़ना है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। और फिर इसके बाद क्या पढ़ना है यार?
इसके बाद आगे भी कुछ हाँ कॉन्सेप्ट वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह भी है, बस इतना ही है। पर मतलब खत्म हो गया चैप्टर यार। ओ माय गॉड, सर उसमें से आपने कुछ कुछ नहीं करा है। कराऊंगा ना, टेंशन के लिए तब भी कराऊंगा। क्या रोते हो आप एकदम बच्चों लोग की तरह? हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मुझे एक बात बता दो, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट। सब लोग सुन रहे हैं क्या मेरी बात? यस सर। हाँ चलो सर। ठीक है, सुन रहे हैं तो फिर पहले वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद वो सब करा दूंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ नाम बोला मैंने, सुना क्या तुम लोग ने? ए वेन बोलो या वीन बोलो? वीन बोलो क्या? मैं वेन नहीं बोलूंगा, वेन तो ऐसा होता है ना, इसका नाम भी ऐसे ही कुछ है यार, लिख के दिखाता हूँ, रुको। इसका नाम बस डब्लू है। तो वेन्स, मैं तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता हूँ, आप लोग वीन्स बोलना है तो बोल सकते हो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक चीज बता दूं, इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टार मार्क क्यों दिया, एक सेकंड सुनना ध्यान से। ये आपको ना मतलब आउट ऑफ 10 टाइम, आउट ऑफ, अभी देखो 2013 से लेके अगर आप, मतलब मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये आउट ऑफ 6 टाइम्स, आउट ऑफ 6 टाइम्स आपको बोर्ड्स के पेपर में 5 टाइम्स तो क्वेश्चन इसका दिखेगा 1 मार्क के लिए। मतलब 6 बार में 5 बार पूछ चुका है ये इसके ऊपर क्वेश्चन, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? बोलो। हाँ। ये ऐसे ही इतना सिंपल 1 मार्क का एमसीक्यू जैसा कुछ आता है, 2 मार्क के लिए आएगा इस बार, तो हो जाएगी आप लोग की। देखो ट्राई करते हैं हम लोग समझने का, क्या देता है कैसे देता है वो भी समझाता हूँ, सुनना ध्यान से आप लोग। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? तो ये लॉ समझने के लिए ना एक्चुअली सबसे पहले हम लोग को ग्राफ समझना पड़ेगा। ग्राफ समझते हैं, देखो इसका, ये ग्राफ बहुत अच्छा बताया इसने, ग्राफ से मुझे आंसर आ जाता है बहुत सारे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से सुनना। ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, पर ट्राई करता हूँ, रुको देखो। ये एक्स एक्सिस है हमारा, और यहाँ पे हम बनाएंगे वाई एक्सिस, ये ज्यादा ही फ्लो में जाता है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसका ग्राफ कैसा है। तो एक ग्राफ तो इसका ऐसे आता है कुछ, कैसे आता है भाई, देखो पहले ही गंदा कर दिया मैंने। तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, फ्री हैंड डायग्राम, मतलब मेरे से ही सीखे कोई। ओ नाइस, बना लिया लोकेश शेट्टी ने। सेकेंड ग्राफ इसका कुछ ऐसे आता है। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत सही जा रहे हो भाई, बहुत सही जा रहे हो। और फाइनली ऐसा ही ग्राफ आता है। ये 3 ग्राफ है, बुक में भी देख लेना आप लोग, हो सकता है यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा होगा, पर मैंने ट्राई किया है इसको करने का। रुको अभी मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या ग्राफ कैसा है। तो इसका एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आ रहा है। थोड़े और दूर होते हैं पर ठीक है, मुझे तो इतना ही चाहिए। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यही चाहिए था मुझे, मतलब ग्राफ मेरा अच्छे से बन चुका है। एक्चुअली ग्राफ मतलब किन दो क्वांटिटीज के बीच में, पहले वो भी समझ लो। वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है वो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फिर से बोल दूं, वाई एक्सिस पे जो दिख रहा है हम लोग को वो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या वर्ड बोला मैंने? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अच्छा एक बात सुनना, एक्चुअली अभी तुम लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू टी। ये ई का नाम बता दो जरा एक बार, ई का नाम बता दो जरा। एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, वेरी गुड। एमिसिव पावर बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश करेगा एग्जाम में, कि कोई बॉडी कितना ज्यादा लाइट को या हीट को एमिट करती है, लाइट को या हीट को एमिट करती है। तो अभी एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, कि अगर मेरे पास दो दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है, ये जो लाइट एमिट कर रहा है 100 वॉट का कर रहा है या 100 वैट का कर रहा है, और ये जो लाइट एमिट कर रहा है ये 1000 वैट का कर रहा है, किसका पावर ज्यादा है? 1000।
1000 वाले का पावर ज्यादा है। 1000 वाले का पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोग को कि ये ज्यादा लाइट को एमिट कर रहा है कि कम लाइट को एमिट कर रहा है? जिसकी ज्यादा। पावर ज्यादा लाइट को ज्यादा। एमिट, जिसकी पावर ज्यादा होती है, देखो जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी, जिस ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा होगी उसकी एमिसिव पावर की बात करें ना, पावर मतलब क्या, एमिसिव पावर, जिस ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर ज्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, वो ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस है क्या? कॉमन सेंस है। मतलब एमिशन, लाइट का एमिशन जितना ज्यादा होगा, लाइट का हीट का एमिशन जितना ज्यादा होगा तो शायद से इंटेंसिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी। एग्जांपल देता हूं, आपके घर का किचन और बाहर एक चीज होती है बेकरी, बेकरी में वो क्या होता है, फर्नेस होता है ना। अच्छा, एक पर्सन अपने घर के किचन में खड़ा है, पर्सन ए, एक पर्सन अपने घर के किचन में नहीं, सॉरी फर्नेस के, वो बेकरी में जो फर्नेस होती है ना उसके आसपास खड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से कि किसको ज्यादा हीट फील होने वाला है, किसको ज्यादा हीट फील होगा? बेकरी। फर्नेस। बेकरी वाले को फील होगा। क्यों? व्हाई दिस कोलाबिलिटी, बोलो। हीट बहुत रहता है वहां पर। वहां पे हीट बहुत ज्यादा रहता है, हीट बहुत ज्यादा रहता है मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एमिशन हीट का बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा इंटेंसिटी फील होती है। क्या फील होती है? इंटेंसिटी हीट की। इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है, मैं लाइट की इंटेंसिटी बोल सकता हूँ, हीट की इंटेंसिटी बोलता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। मतलब एमिशन ही इंटेंसिटी है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एमिशन ही क्या है? एमिशन ही क्या है? इंटेंसिटी है, याद रखेंगे। एमिशन ही क्या है? इंटेंसिटी है। तो एमिशन बोलो या इंटेंसिटी बोलो, बात वही है। तो सर अगर बात वही है तो ये तो ऐसे वर्ड्स में बता सकते थे। वर्ड्स में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ मैं वो यही लिखने वाला हूँ, Q बाय A इंटू T। तो इंटेंसिटी लिखो या फिर एमिसिव पावर लिखो, बात वही है। तो और y एक्सिस पे हो गया, x एक्सिस पे क्या दिखाने वाले हो? x एक्सिस पे हम लोग वेवलेंथ देखते हैं। क्या देखते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ देखते हैं लाइट का। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैं जब लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, मतलब कभी लाइट की वेवलेंथ इतनी थी, कभी इतनी हो जाएगी, कभी इतनी हो जाएगी, कभी इतनी हो जाएगी। तो लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाने से क्या हो रहा है, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन घट रही है। फिर से बोलता हूँ, लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाने से, वेवलेंथ को बढ़ाने से रेडिएशन इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम हो रहा है। वैसे ये जो चीज है ना 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, पर नहीं पता है तो फिर से बता दूं, वेवलेंथ बढ़ाने से लाइट का, वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होता है। नहीं मानोगे तुम लोग, मुझे मालूम है, नहीं मानोगे तुम लोग, मुझे मालूम है, ये जो समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं तुम लोग को समझाऊंगा फिर से। अच्छा, विब ग्योर सुना है क्या तुम लोगों ने? विब ग्योर यस। सब लोगों ने सुना है? अच्छा, मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो वेवलेंथ बढ़ता है कि कम होता है? लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, ये लेफ्ट है भाई, ये राइट है, लेफ्ट टू राइट जाने से वेवलेंथ बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है। जिसको नहीं पता याद रखोगे, लेफ्ट टू राइट जाने से वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है मतलब वायलेट कलर, वायलेट कलर, वायलेट, वायोलेट, ये जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर का, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, दोनों कलर के वेवलेंथ में से किसका वेवलेंथ ज्यादा है? दोनों कलर के वेवलेंथ में से किसका वेवलेंथ ज्यादा है, बोलो। दोनों कलर के वेवलेंथ में से किसका वेवलेंथ ज्यादा है? वेवलेंथ ज्यादा किसका है ये बताओ? रेड। रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है, रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है। क्या सब एग्री करते हैं इस बात पे? क्या सब एग्री करते हैं, बोलो। हाँ सर। अगर इतना समझ गया ना, इतना समझ गया, फिर से बोलता हूँ एक चीज सुनना। सिग्नल पे कौन सी लाइट रहती है जो दूर से ही दिख जाती है? सिग्नल पे कौन सी लाइट? रेड लाइट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है? वो फटक से आंखों में आती है। क्यों आती है? ज्यादा है।
वेवलेंथ ज्यादा है। क्या बोला मैंने? वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा का मतलब Wavelength समझो, ज्यादा ये मैंने दो बनाए यहाँ पे ग्राफ, ध्यान से सुनना आप लोग। एक ग्राफ ये बनाया मैंने और एक ग्राफ ये बनाया। ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है। मुझे आप लोग बताओगे कौन सा वायलेट कलर है और कौन सा रेड कलर है? कौन सा वायलेट कलर का है, कौन सा रेड कलर का है? ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला वायलेट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और किसी को कुछ बोलना है अपने बचाव में? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और किसी को बोलना है? सबको यही लग रहा है क्या, कि और किसी को लग रहा है ऊपर वाला रेड है कि नीचे वाला रेड है? ऊपर वाला रेड है कि नीचे वाला रेड है? नीचे वाला। नीचे वाला रेड है, वेरी गुड। वेवलेंथ किसका बड़ा है बच्चों? ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला रेड है ना। हाँ, ऊपर वाला ही रेड है। जिसको नहीं पता है प्लीज याद रखो, ऊपर वाला क्या है? अरे बोलो यार, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला रेड है। क्यों ऊपर वाला रेड है? वेवलेंथ बड़ी है। अरे देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यही तो वेवलेंथ है। पर इसका वेवलेंथ कितना है? यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे, यहीं तक खत्म हो गया, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ ऑफ तुम लोग को मालूम है वायलेट कलर लेस होता है किससे? वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से। ये तो बता रहा हूँ, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है ना, तो दूर से दिख जाती है। बड़ी चीज तो दूर से भी दिख जाएगी, छोटी चीज दूर से दिखेगी क्या? कॉमन सेंस लगाओ। नहीं। तो क्योंकि छोटी चीज दूर से दिखती नहीं है, तो मैं वायलेट कलर लगाऊंगा सिग्नल पे कि रेड कलर लगाऊं, अच्छा रहेगा? कौन सा बेटर ऑप्शन है? रेड रेड कलर। लगा। पर अभी बात कर रहा हूँ मैं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी की, जो मैंने वेबग्योर लिखा था आप लोग के सामने, वेबग्योर। तुम लोग अगर मालूम होगा ना, बहुत सारे घरों में वेबग्योर लिखना था मुझे, मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखो, संगति का असर देखो, वेबग्योर। तुम लोग अगर मतलब बहुत सारे घर में ऐसा करते हैं, जो भगवान की लाइट होती है ना, जो भगवान के लिए हम लोग लाइट रखते हैं, कौन सी लाइट रखते हैं मोस्टली? रेड। रेड लाइट। रेड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है कि कम है? कम है। रेड लाइट की इंटेंसिटी कम है। देखो घर पे अपने की येलो लाइट होती है, मालूम है? येलो लाइट होती है। यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये येलो लाइट है सपोज करो, और ये वाली लाइट रेड है। दोनों ना 10-10 वॉट की है सपोज करो, ये भी 10 वॉट की है, ये भी 10 वॉट की है, या वैट की है। ये भी 10 वैट, ये भी 10 वैट। ज्यादा इंटेंसिटी किसकी? ये वाला कौन सा है? ये वाला येलो है और ये वाला रेड है। ज्यादा इंटेंसिटी किसकी? येलो। ज्यादा इंटेंस येलो की इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर। पर इसको उल्टा करते हैं, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। कुछ समझ रहा है? इंटेंसिटी येलो की ज्यादा है, पर वेवलेंथ रेड का ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में कि इनवर्स रिलेशन में? ये पूछ रहा हूं मैं आप लोग से। डायरेक्ट रिलेशन में कि इनवर्स रिलेशन में? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में। बोलने का मतलब है, अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाऊं, वेवलेंथ को बढ़ाऊं, तो फिर इंटेंसिटी का क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? कम। कम होगी। कम। मैं से नंबरिंग करता हूँ, देखो ध्यान से सुन लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैं नंबरिंग करता हूँ, जैसे 0 1 2 3, इधर ले लिया 4, ये वाला पॉइंट है सपोज करो 5 6 7। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो मैं वेवलेंथ 5 से 6 गया, मेरी हाइट कम हो रही है कि बढ़ रही है, ये बताओ? कम हो रही है। मैंने वेवलेंथ को बढ़ाया और इंटेंसिटी देखो पहले इतनी थी, पर अब इंटेंसिटी इतनी हो गई है। मतलब वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या ये चीज समझ पाता हूं मैं? अब यही तो समझा रहा था तब से। ये एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब थियोरेटिकल बातें बता रहा हूँ, पर ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये सब प्रूफ किया है। क्या बोला मैंने? ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, ये लोग ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिखा दिया है हम लोग को ऑलरेडी। ओके, तो ये चीज समझना था मुझे। क्या ये चीज समझ में आई है मुझे? बोलो, सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। अभी एक और चीज सुनो, यहाँ पे एक और जादू है, वो जादू समझना है मुझे। जादू सुन लो, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। हाँ, अब जादू सुन लो। आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो और वहां पे इंटेंसिटी कम होती जा रही है। मतलब आप लाइट को चेंज करोगे
तो इंटेंसिटी भी बदल जाएगी, लाइट को चेंज करोगे इंटेंसिटी बदल जाएगी। पर मैंने एक चीज देखा, ये जो ग्राफ्स आ रहे थे, ये जो ग्राफ्स आए हैं मुझे, ये जो ग्राफ्स आए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे आए हैं। क्या बोला मैंने? अलग अलग टेम्परेचर पे आए हैं। मतलब सर पहला वाला जो ग्राफ है, पहला वाला, ये जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वेवलेंथ को बढ़ाया, तब मैंने टेम्परेचर को, मतलब T1 बोलता हूं मैं, पहला टेम्परेचर, उसको 2000 केल्विन रखा था। कितना रखा था? 2000 केल्विन रखा था। ठीक है, देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ देख रहे हो, ये वाला ऐसे जा रहा है जो, मेरे को पहले वाले ग्राफ के लिए बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, मेरे को पहले वाले ग्राफ के लिए बहुत सारे वेवलेंथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखो ना, ग्राफ तो अपना ऐसा है ना, तो मुझे ये भी वेवलेंथ मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। मैंने कौन सा चूज किया? मैंने कौन सा पिक किया? मैंने कौन सा पिक किया? मैक्सिमम वेवलेंथ पिक किया। कौन सा पिक किया? कौन सा पिक किया बोलो? मैक्सिमम वेवलेंथ पिक करता हूँ, इतना याद रखना, हमेशा कौन सा पिक करना है? मैक्सिमम पिक करना है। यहाँ पे पहला वाला जो ग्राफ है ना, पहला वाला ग्राफ, वो टेम्परेचर मैंने T1 कितना रखा था? 2000। सेकेंड वाला ग्राफ है टेम्परेचर जब मैंने T कितना रखा था? 3000 केल्विन रखा था। और फोर्थ वाला जो ग्राफ है, जब मैंने टेम्परेचर रखा था 4000 केल्विन। ये याद रखोगे। सर क्या कर रहे हो ये? अब सुनते जाओ, सुनते जाओ एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे लिखा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स शॉर्टर वैल्यू। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहाँ पे टेम्परेचर रखता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूँ मैं अभी आप लोग को। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ये लैम्डा मैक्स लेता हूँ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ मैं कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है। जब ये लोगों ने टेम्परेचर को 2000 केल्विन रखा, 2000 केल्विन रखा, तब ये लोगों को लैम्डा मैक्स की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ रही थी। 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आई। पर जैसे ये लोगों ने टेम्परेचर को 3000 केल्विन किया, 3000 केल्विन किया, तब इन लोग की वैल्यू कितनी हो गई? 1 इंटू 10⁻⁻6। और जैसे इन लोगों ने टेम्परेचर और बढ़ाया, मतलब ये अभी कर दिया इन लोगों ने 4000 केल्विन, फिर इन लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया तो इन लोग को 0.75 आया इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे खुशी की बात क्या है मालूम है? आप एक काम करो ना, ये 2000 और ये 1.5 इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आता है। मतलब 2000 इंटू यहाँ पे है 1.5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 3 0 से 3 0 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -3। और 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना होगा? 1.5 का डबल कितना होता है? 3 होता है ना। बोलो, ये पहला केस था, राइट है क्या ये? अब सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करके देखो, ये वाले का, मतलब 3000, मतलब 3000 इंटू 10⁻6। तो ये 3000 का अगर आप लोग 3 0 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये भी और ये भी सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला कितना है? 4000 इंटू 0.75 इंटू 10⁻⁻6। तो 10 का पावर -6, यहाँ पे 10 का पावर +3, ये हो जाएगा -3। अच्छा, अगर आप लोग को मालूम है ये 4 इंटू अभी बचा है 0.75, क्या मैं 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ? सोच लो, क्योंकि देखो ना, इसको कैंसिल करोगे अगर आप लोग तो 0.75 आएगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, किसको कैंसिल कर रहा हूँ, किससे? वो सुनो, मैं 4 से 4 को कैंसिल करता हूँ, फिर बचेगा क्या यहाँ पे? 3। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करूं, हमेशा मेरा आंसर सेम आ रहा है। टेम्परेचर और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके आंसर बदला क्या आपका? आंसर में कोई चेंजेस आया? नहीं बोलो। सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ये याद रखना है मुझे। दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलती है एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो वही वेन्स कांस्टेंट लेंगे हम लोग, या फिर वीन्स कांस्टेंट लेंगे। तो मुझे एक चीज तो समझ गया, एक चीज तो समझ गया कि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं, कि अगर मैंने सपोज करो इसको टेम्परेचर को T1 T2 T3 बोला, क्या बोला मैंने? T1 T2 T3, और वेवलेंथ को क्या ले लूंगा मैं? मतलब सब लैम्डा मैक्स ही है, ठीक है, λ1 λ2 λ3। तो शायद से आप लोग ने देखा कि मैं अगर T1 λ1 को मल्टीप्लाई करूं, T2 λ2 को मल्टीप्लाई करूं, और T3 λ3 को मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा जो मुझे आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे? ध्यान से देखना कि T इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पर मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, ये भी याद रखना। और
यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू, ये टेम्परेचर डिवाइड में जाएगा और कांस्टेंट हटा दूंगा तो क्या दिखेगा, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखना, क्योंकि मैंने सब केल्विन में लिया है, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट का स्टेटमेंट है, ये आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी है, स्टेटमेंट भी है, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे ही आता है, वेवलेंथ की वैल्यू दे देगा, वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, टेम्परेचर निकालने बोलेगा, एकदम सिंपल सा टेम्परेचर निकालने बोलेगा और वो आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। क्या स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सोचो। स्टेटमेंट लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। और इतना याद रखोगे, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किसके लिए वैलिड है, फॉर ए ब्लैक बॉडी, फॉर ए ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए ही एक्सपेरिमेंट वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, ब्लैक बॉडी के लिए। अभी अगर तुम लोग सोच रहे सर एक कांस्टेंट का सिर्फ के ही लिखना है क्या, आपकी बुक में इस कांस्टेंट को क्या लिखा है देख लो, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट तो कुछ आएगा और वीन्स कांस्टेंट बोल रहे हैं, इन लोगों ने उसको बी लिया है। प्लीज ये थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, इसको याद रखो, कांस्टेंट इन लोगों ने बी लिया है। बी का मतलब होता है वीन्स कांस्टेंट, बी का मतलब क्या होता है, वीन्स कांस्टेंट होता है, याद रखने का। और ये लोगों ने वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रखी है, वो भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये 2.93 इंटू 10⁻⁶। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये जो मैंने 333 निकाला था ना, सब उसके आसपास ही है ये, 2.93 इंटू 10⁻⁶। और यूनिट लिखोगे तो बी का कितना आएगा, लैम्डा इंटू टेम्परेचर ना, लैम्डा मतलब मीटर इंटू केल्विन। ये चीज आपको याद रख, लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब ये चीज स्टडी करनी है हम लोग को, क्या है वो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ बस। थियरी है तो मतलब थोड़ा फॉर्मूला भी है, थियरी भी है। एग्जाम में इसके या तो फॉर्मूला पूछेगा या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं, देखता हूँ मेरे पास इसका न्यूमेरिकल है क्या। हाँ मेरे पास इसका न्यूमेरिकल भी है, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा हम लोग को कि कैसे करना है। याद रखना ये जो लॉ है वो किसके लिए बना है, ब्लैक बॉडी के लिए बना है। किसके लिए बना है, ब्लैक बॉडी के लिए बना है, ठीक है। तो आपके टॉपिक में एक फेरिस ब्लैक बॉडी करके भी एक टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या होता है फेरिस ब्लैक बॉडी। अभी उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब क्या बोलता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ध्यान से सुनना आप लोग। ये तो ब्लैक बॉडी के लिए ही हम लोगों का डिफाइंड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शुरुआत में स्टेटमेंट फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर ए perfectly black body, for a perfectly black body। तो ब्लैक बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पॉइंट नंबर 1, इंटेंसिटी of radiation, intensity of radiation is directly proportional to फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज, वर्ड्स में कैसा लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को आप लोग आई से दिखाओगे, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ऐसा लिखना है इसको, याद रखेंगे इसको, क्या किया मैंने, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से दिखाया, तो आप इसको पॉइंट नंबर 1 अज्यूम कर लेना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, देखो सेकंड स्टेटमेंट, अच्छा क्या सेकंड स्टेटमेंट लिखना भी है मुझे, नहीं, एक ही स्टेटमेंट में काम हो गया अपना। बस अभी मुझे तुम लोग बताओगे कि इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी किसके बराबर होगी। तो क्या आप लोग को एमिसिव पावर का फॉर्मूला पता है, एमिसिव पावर का फॉर्मूला किसी को पता है,
बोलो, कोई है जिसको एमिसिव पावर का फॉर्मूला याद है? याद करो जरा, क्या है? अरे एमिसिव पावर ई बोलो या कैपिटल ई बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो। कैपिटल ई, ऐसा ही कुछ था क्या? हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम, सोच लो। हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम, देखा हुआ है क्या? सोचो, देखा हुआ है? बोलो बोलो। ये तुम लोग पढ़ वढ़ के आए हो, ऐसे ही मुंह उठा के बैठ गए हो? बोलो। ठीक है, कोई नहीं, मैं ही बोल लेता हूँ, जाने दो, तुमसे ना हो पाएगा। इंटेंसिटी को याद रखेंगे हम लोग, इसको इंटेंसिटी को हम लोग हीट इंसिडेंट या फिर हीट एब्जॉर्ब, दोनों दोनों में से जो भी, नहीं, हीट इंसिडेंट अपॉन एरिया इनटू टाइम लिख सकते हैं। इसको हम लोग हीट इंसिडेंट अपॉन एरिया इनटू टाइम लिख सकते हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और फिर अगर आप लोगों को यहाँ पे एक इक्वल्स टू का साइन लाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q अपॉन एरिया इंटू टाइम, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सिग्मा लेके आ गया, इंटू 10⁴ इंटू 10⁴, ये लेके आना है मुझे। जस्ट सेकेंड। आजमीन कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये तो लिख दिया मैंने अभी। ये जो चीज लिखी है, ये क्या है? यही हमारा क्या है? सोच लो, यही क्या है हमारा? ये हमारा स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है ये? क्या बोला मैंने? या तो इसको एमिसिविटी फॉर अ गिवन मटेरियल बोल दो, इसको एमिसिविटी बोलते हैं। याद रखो, नाम लिख देता हूँ मैं इसका। इसका नाम है एमिसिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज होगा। सभी एक चीज तुम लोग यहाँ पे याद रखोगे, बट हाँ, बट क्योंकि हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है। एनर्जी मतलब मैं इसको वर्क डन भी लिख सकता हूँ। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो मैं इस चीज के बदले, किस चीज के बदले? हीट अपॉन टाइम के बदले, हीट अपॉन टाइम के बदले मैं यहाँ पे इसको पावर भी लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन बनेगा पावर अपॉन एरिया, मतलब मैंने इस चीज को पावर लिखा, तो पावर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू T⁴। तो ऐसा सीधा आपको पावर मिलेगा एरिया इंटू सिग्मा इंटू T⁴। ये आपका पावर का फॉर्मूला आया, ये आपका पावर का फॉर्मूला आ गया। हाँ, ये पावर का फॉर्मूला आ गया आपका। ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। अब इतना चीज याद रखना है मुझे, इतनी चीज याद रखना है। इसमें एक चीज मुझे और ऐड करना है, अभी क्या ऐड करना है वो देखो। पेज नंबर 1, अभी इसमें ऐड क्या करना है वो देखते हैं। ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है वो किसके लिए आया है? मतलब ये जो आंसर आया है, P इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू T⁴, ये किसके लिए आंसर आया है? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है? अगर ये एक बॉडी है और इस पे आप लोग हीट को इंसिडेंट कराओगे, आपने इस पे हीट को इंसिडेंट कराया, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी? हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी। हर चीज को क्या कर लेगी?
एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद फिर उसको एमिट करेगी। तो मतलब सपोज करो कि आपने इस पे हीट को इंसिडेंट कराया 100, तो 100 में से 100 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 100 में से 100 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ा इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, एक सेकंड रुको, पिछले पेज पे। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ क्योंकि कौन सा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कर रहे हैं, इसलिए जो कांस्टेंट है इसका नाम लिखता हूँ मैं सबसे पहले, मेरी गलती, माफ कर दो। इसको तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा रखो। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नाम है इसका। और हाँ, अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कि अगर इस पे 100 रेज आपने फेंका, इंसिडेंट कराया, और उसने 100 की 100 क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर लिया, तो 100 को 100 कैंसिल करोगे आएगा 1, और ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100%। तो 100% क्या बता रहा है ये, इसका बेसिकली एब्जॉर्प्टिव पावर बता रहा है। वैसे एमिसिव पावर भी होता है। एमिसिव पावर मतलब क्या, एमिट कर रहा है ना, तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो एमिट करेगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो एमिट करेगा ना। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये भी तो कर लिया हम लोग ने लास्ट टाइम प्रूफ। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो यही होती है, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, उसका आंसर भी 1 आएगा, उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर उसका आंसर 1 आएगा तो मैं इसमें तो ऐसा बोल सकता हूँ ना कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसका आंसर ये है, मतलब ई की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 1, मतलब यहाँ पे 1 तो प्रेजेंट है। तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर फॉर एनी बॉडी, मतलब जनरल केस की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, ई इंटू सिग्मा, सिग्मा ही है ना ये, एक सेकेंड रुको, ई इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी टू द पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये किसी भी जनरल बॉडी के लिए। और अगर इसमें ई को 1 पुट कर देता, और अगर इसमें सोचो मैं ई को 1 पुट कर देता हूँ, इसमें मैंने ई को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो फिर ई को 1 पुट करने से ये ब्लैक बॉडी के लिए आंसर आएगा। मतलब सिर्फ ब्लैक बॉडी ही एक ऐसी बॉडी है, जितनी आप हीट दोगे, जितनी हीट दोगे सबकी सब क्या कर लेगा, ब्लैक बॉडी। किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी बोल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका कलर ब्लैक है, कलर की बात ही नहीं कर रहे ना। ब्लैक बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो जितनी हीट दोगे, जितनी हीट दोगे ब्लैक बॉडी को, जितनी हीट दोगे आप लोग, उतनी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और मैंने किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन बताया, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो एमिट भी करेगा। एमिट मतलब अंदर से छोड़ेगा, वो एमिट मतलब अपने अंदर से वो छोड़ेगा। हाँ, एमिट करना रिफ्लेक्ट करना दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, एमिट करना रिफ्लेक्ट करना दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, आप लोग को ध्यान से सुनना, मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या बोला मैंने, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, वो बोल रहा है कि इंटेंसिटी जो होती, जो आप लाइट की इंटेंसिटी भेजोगे वो टेम्परेचर के 4th पावर से प्रोपोर्शनेट होती है। इंटेंसिटी टेम्परेचर के 4th पावर से प्रोपोर्शनेट होती है, इंटेंसिटी 4th पावर से प्रोपोर्शनेट होती है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला जिसने 11th में नहीं पढ़ा है अभी बता दूं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है एक्चुअली, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जिसको इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता याद कर लो, क्या बोला मैंने, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी को तो मैं हीट भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि हीट ही तो एनर्जी है, तो इसको लिखा मैंने हीट अपॉन एरिया इंटू टाइम। बस अभी यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो इक्वल्स टू का साइन आएगा। और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है जिसको मैं सिग्मा लिख रहा हूँ, सिग्मा का नाम क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इतना याद रखना है सबको। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हीट अपॉन टाइम है, हीट अपॉन टाइम, इसको मैं प्रेशर बोलता हूँ। अरे यार प्रेशर कहाँ बोला मैंने, सॉरी ये प्रेशर नहीं है, मैं इसको स्पेलिंग लिख लेता हूँ, मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊं। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है ये, पावर।
तो अगर ये पावर आ गया मेरे पास पावर, तो इस चीज को आप इसमें पुट करोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा पावर, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, तो ये लिखा सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, और इस एरिया को शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो पावर आ जाएगा आपको एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग ने क्या देखा, एक सेकेंड रुको इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग ने देखा कि ये जो आंसर आ रहा है वो मेरे को किसके लिए आ रहा है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्यों मैंने स्टार्ट में लिखा है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो ये जो आंसर है वो किसके लिए है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, किसके लिए है ये, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और अभी मैंने आपको बताया अगर एक ब्लैक बॉडी लोगे आप, जितनी हीट को इंसिडेंट कराओगे आप, उतनी हीट रेडिएट भी हो जाएगी, कौन से लॉ से, लॉ ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो अगर E की वैल्यू 1 है तो इसमें 1 तो दिख नहीं रहा है, पर 1 नहीं है मतलब 1 तो होगा, और 1 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, E, तो लिख दिया E। ये कोई भी जनरल बॉडी के लिए, फॉर एनी जनरल बॉडी, फॉर एनी जनरल बॉडी, ये जनरल बॉडी के लिए, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सिग्मा एक कांस्टेंट है और इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए सिग्मा की वैल्यू ये लोग ने दी है आप लोग को बुक में 5.67, 5.67 वैल्यू है इसकी, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट की बात कर लेते, चलो यूनिट क्या होगा, देखो वैल्यू बता रहा हूँ, पावर की यूनिट क्या होती है वैट, एरिया को नीचे लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मतलब ये केल्विन रेज टू 4, तो ये आपका यूनिट आता है किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करो। तो ये हो गया आप लोगों का, तो ये क्या हुआ आप लोगों का, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया है सबको। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे, अब ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, स्टीफन, ये जनरल बॉडी की बात करो अभी मैं आपके सामने, जनरल बॉडी की, मतलब अगर ब्लैक बॉडी हुई, जितना हीट दोगे उतनी ही रेडिएट कर देगा, मतलब आपने दिया 10 और इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया 10, तो एब्जॉर्प्शन पावर कितना आया 1, और परसेंटेज में निकालू तो 100%, तो जितना ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उतना ही तो एमिट कर लेगा ना, जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट कर लिया, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। पर सब बॉडी थोड़ी ना जितना एब्जॉर्ब करते, मतलब जितना एब्जॉर्ब, सॉरी जितना आपने दिया उतना एब्जॉर्ब कर लिया, 10 दिया तो 10 ही एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा जरूरी तो नहीं है, मटेरियल टू मटेरियल चीजें चेंज होती है। इसका मतलब जो वैल्यू होती है ई की, ये जो ई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ई, ये 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। मतलब ऐसी बॉडी भी तो होती है जो आपने उसको हीट दिया, ये बॉडी है, आपने इसको हीट दिया, इसने एक भी हीट को क्या किया, अंदर लिया ही नहीं, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हीट इंसिडेंट 10 कराया पर एब्जॉर्ब कितना किया 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग कितना होता है 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, ये इसका मतलब हो गया। अब इसके बाद ये एक और चीज मालूम है मुझे, ये जो ई की वैल्यू है ये ए के बराबर भी होती है, कब से तो यही बता रहा हूँ, ये कौन से लॉ से आया, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, ये वाला हम क्या था, तो ये आपको आना चाहिए। अगर इतना समझ में आ चुका है आप लोग को, तो एक दो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं कि कैसे निकालना है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे करना है इसको और क्या करना है, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन कैसा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, मेरे पास एक क्या है, एक सेकेंड, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है और इलेक्ट्रिकल हीटर का जो पावर है वो दिया 6000 वॉट या फिर वैट, 6000 वैट। फिर इसके बाद वो जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर, तुम लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रिकल हीटर दिखता कैसा है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक कंटेनर जैसा ही होता है, ठीक है, कंटेनर जैसा होता है, इसमें से एक वायर निकलती है, ठीक है, ये स्विच में जाता है और इसके अंदर ना एक्चुअली कॉइल होता है, कॉइल। तो आप जब इसको प्लग इन करोगे अपने स्विच बोर्ड से, तो फिर ये करंट इसमें ऐसा फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये जो वायर है अंदर का ये क्या होगा,
धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा। तो वायर क्या करेगा, बर्न होता है एक्चुअली, पर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, तो बर्न होता है बेसिकली। इसमें करंट की वजह से क्या होता है, इसमें लाइट दिखती है, और फिर ये एक्चुअली हम लोग को हीट एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल हीटर से काम करता है। तो अगर ये कॉइल है, कॉइल कुछ एरिया भी होगा, तो इन लोगों ने एरिया भी देखे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल अज्यूमिंग इट अ ब्लैक बॉडी। ये लोगों ने पहले वैल्यू दे दी है, अभी मैंने पीछे सिग्मा की वैल्यू बताई थी आप लोग को, कितना बताया था 5.67, अप्रोक्सीमेटली इन लोगों ने दे दिया है 6 × 10⁻⁸ वैट पर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज टू 4, ये वैल्यू दी है इन लोगों ने। और इन लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अज्यूमिंग it to be a black body, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को फाइंड टेम्परेचर, अपनी नोटबुक निकाल लो क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अभी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं आप लोग को ही करना है, ये ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन है A B C D। ऑप्शन है 500 केल्विन, ऑप्शन है 500 केल्विन, 1000 केल्विन, फिर है इसका ऑप्शन 2000 केल्विन, और फाइनली 2500 केल्विन। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को। क्योंकि मेरे पास पावर दिया है, एरिया दिया है, ये दिया है, बोला है ब्लैक बॉडी है, ठीक है, आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करने बोला है, मतलब मैं पावर का ये फॉर्मूला यूज करूंगा, E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी टू द पावर 4। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और ये आंसर निकालो। आप लोग के पास पूरे 5 मिनट है और आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। वैल्यू पुट करता हूँ जल्दी जल्दी, 1 मिनट में बंद हो रही है क्लास। यहाँ पे मुझे चाहिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को इधर ही रखे, बाकी सबको शिफ्ट करो, P ऑन E इंटू सिग्मा इंटू एरिया। P की वैल्यू कितनी दी है 6000, तो इसको लिख लो 6 × 10⁻³ अपॉन ये जो 0.1 है इसको लिख लो 1 × 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। E की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁸ और एरिया अभी निकाला हम लोगों ने 1 × 10⁻⁻4। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा -9, ऊपर है 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा ये +9, तो ये हो जाएगा 10⁻12। और ये टी रेज़ टू 4 था, T⁴ इज इक्वल टू कितना आया था 10⁻12। तो अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हो और इसको स्क्वायर रूट में लिखते हो तो आंसर कितना आता है, आंसर कितना आएगा 2। अच्छा 2 आता कैसे है, मतलब 2 का पावर 2 है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब सिर्फ कितना होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, पावर 2। देखो 2 स्क्वायर मतलब पावर 2, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। ये ब्रैकेट, ये 2 और ये हाफ के लिए मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 2 × 1/2, तो ये कैंसिल होता है, तो 2 का पावर आता है 1। 2 का पावर 1 मतलब 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को 1 टाइम लिखना है ऐसा। तो यहाँ पे भी t का पावर है 4, t का पावर 4 है, तो मुझे 4th रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग 4th रूट, टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब 4th रूट का क्या मतलब हो गया, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो 4th रूट मतलब कितना 1/4। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा t का पावर 4 और इधर लिखूंगा 1/4, यही तो 4th रूट है। यहाँ के t का पावर 12 है, तो यहाँ पे भी 4th रूट लेना पड़ेगा। 4th रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सुनो 4th रूट मतलब ये स्क्वायर रूट है ना, क्यूब रूट को कैसा लिखते हो ऐसे, एक सेकेंड, और ये है 4th रूट, तो इसको लिखता हूँ मैं पावर 1/2, इसको लिखूंगा पावर 1/3 और इसको लिखूंगा पावर 1/4। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 1/4 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1/4। हाँ अब बोलो,
सर टी का पावर 4 है तो फिर से 1/4 क्यों लिखा? बोला ना मैंने, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, देखो यही तो समझा रहा हूँ। हाँ सर। फोर्थ रूट लिया मैंने, स्क्वायर नहीं किया। फोर्थ रूट, फोर्थ रूट मतलब ये, क्यूब रूट मतलब ये, ऐसा। इसको एक स्टेप और वो करता हूँ मैं, रुको। फोर्थ रूट का मतलब है ऐसा, स्क्वायर रूट मतलब सिर्फ इतना लिखते हैं, क्यूब रूट में इतना लिखते हैं, फोर्थ रूट मतलब ऐसा, और यहाँ पे फोर्थ रूट मतलब ऐसा। और ये मैंने तुम लोग को समझाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/4, और यहाँ पे 10⁻12, और इसका मतलब कितना है 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ये तो टी का पावर 1 ही बचा, और यहाँ पे ये 12 है इंटू 1/4, तो इससे से कैंसिल करो कितना आएगा 3 ना, तो 10 का पावर 3 बचा, ये तो टी बचेगा, 10 का पावर 3 मतलब 1000, और आंसर सब केल्विन में दिया था। और जो पिछली बार जो भी आंसर दिया होगा वो चेक कर लो कितना था, जो भी ऑप्शन दिया था पिछले पेज पे, तो 1000 केल्विन इसका आंसर आएगा। ऐसे तुम लोग को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता नहीं वो पेज नंबर कितना लिखा था मैंने, 3 लिखा था क्या वहाँ पे, 3 था, तो ये शायद से 4 होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ चुका है तुम लोग को। अब इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सुनो एक सेकेंड रुको। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी पे एक और, जो आप लोग की बुक में दिया है। सुनो ध्यान से। अपने पास एक बॉडी है, फॉर्मूला वही बता रहा हूँ मैं कि एक और क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, आपकी बुक में भी दिया है। ये हमारे पास एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है हमारे पास एक, और इस बॉडी का भी खुद का टेम्परेचर और इसके आसपास का भी कुछ टेम्परेचर है। मतलब इसके आसपास का मतलब इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं अज्यूम कर रहा हूँ T0 है, और इसका खुद का टेम्परेचर T है, इसका खुद का टेम्परेचर T है। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से आप लोग, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि T इज ग्रेटर देन T0। ये सिंपल सा एग्जाम्पल कैसा है मालूम है, सपोज करो ये बॉडी एक चाय का कप है, ये बॉडी एक क्या है, ये एक चाय का कप है। कप से ज्यादा तो ये वो दिख रहा है अभी, उसकी चालनी दिख रही है, फिल्टर दिख रहा है इसका। ये हमारा कप है, ठीक है। इसमें अगर इसमें चाय गर्म है, सपोज करो हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस तक का चाय पी सकते हैं, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक का चाय पी सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर फिलहाल कितना है, 50 डिग्री है, और मेरे आसपास का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसका 50 है, इसका 27 है, तो शायद से ये अपने टेम्परेचर गिराएगा। ये जो चाय है, चाय चाय अपना टेम्परेचर गिराएगा, और सराउंडिंग अपना टेम्परेचर क्या करेगा, सराउंडिंग अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो ये गिराएगा, ये बढ़ाएगा, तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम का स्टेज आएगा, इक्विलिब्रियम। एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आएगा, जब ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली चाय से जो भी हीट निकलेगी सब कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, ये चीज है। तो मैं क्या करूंगा, सराउंडिंग के लिए पावर का फॉर्मूला निकालूंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं। इस टाइम पे फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीट को क्या करेगा, ये हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, सुनो। यहाँ पे लिखूंगा पावर रेडिएटेड, पावर पावर रेडिएटेड, कितना पावर ये रेडिएट करेगा। देखो अभी मेरे पास फिलहाल पीछे जो फॉर्मूला था वो क्या था, पीछे जो मेरे पास फॉर्मूला था E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी रेस टू 4, ये पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला आ गया। अगर ये रेडिएट करेगा तो सराउंडिंग क्या करेगा, सराउंडिंग क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा ना। तो मैं यहाँ पे इसके बाद नीचे लिखूंगा पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब। कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, कौन एक्चुअली पावर, पहले बताओ कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा E इंटू सिग्मा इंटू एरिया, और यहाँ पे T0 रेस टू 4 लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं T0 रेस टू 4। T0 किसके लिए, ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका नाम क्या है, ये तो हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है। अरे यार रुको एक सेकेंड,
ये हमारा सराउंडिंग है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारा सराउंडिंग है, और जो हीट रेडिएट कर रहा है वो हमारी बॉडी है। बॉडी बोलो या केमिस्ट्री की भाषा में सिस्टम बोलो। अभी इसने कुछ रेडिएट किया, इसने सराउंडिंग ने इसके आसपास के क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब नेट पावर चाहिए अपने को। क्या चाहिए? इसका मतलब अपने को नेट पावर चाहिए। क्या चाहिए? नेट पावर। कैसे निकालूंगा नेट पावर, बताओ? किसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा पहले? अच्छा, इसको पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ, इसको पॉइंट नंबर 2 बोलता हूँ। तो 1 में से 2 को करूँ कि 2 में से 1 को करूँ? ध्यान से बोलना। मतलब दोनों में से बड़ा कौन आएगा? बड़ा टेम्परेचर फिलहाल किसका है? मैंने बड़ा टेम्परेचर किसका बोला फिलहाल? 1 का। 1 का। तो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ यहाँ पे, E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू T⁴ माइनस, और दूसरा वाला क्या है, E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू T⁴। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ये हो जाएगा E सिग्मा एरिया, सब कॉमन है, तो ब्रैकेट में सिर्फ बच क्या रहा है आपके पास? ब्रैकेट में बचेगा T⁴ माइनस T⁻⁴। ये आपका नेट पावर आएगा, नेट पावर। तो ये भी एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में और पहले जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें कुछ फर्क नहीं है। खाली आपको क्या करना है, टेम्परेचर⁴ और टेम्परेचर⁴ को सब्ट्रैक्ट करना है। टेम्परेचर⁴ और टेम्परेचर⁴ को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या इतनी चीज क्लियर है मुझे? बोलो यस। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके। अब ट्राई करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ये तो सेव कर लेता हूँ, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी सुनो नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे पास फिर से एक बॉडी है, एग्जाम्पल, अच्छा पेज नंबर 5 है ये, इसी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, ध्यान से सुनना आप लोग। मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है मेरे पास, और एक सेकेंड, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर 127 डिग्री है। इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस। और इस बॉडी के आसपास का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग है जहां पे मैंने इस बॉडी को रखा है, उसका टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री है। 27 डिग्री मतलब आप लोग को मालूम होगा इसको क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो 27, ये जो 127 डिग्री शायद से टी दिया है आप लोग को, 127 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो है T0, 27 डिग्री सेल्सियस। ये लोगों ने आपको सिग्मा की वैल्यू दे दी है, ये लोगों ने आपको सिग्मा की वैल्यू दे दी है, दैट इज 6 × 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर पर फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ रूट नहीं बोला मैंने, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर बोला मैंने, ठीक है। ये सब दे दिया। और ये जो लोग बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ये लोग ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, फॉर अ ब्लैक बॉडी। ये अपनी जो बोल रहे हैं, ये लोग ने बोला कि ये ब्लैक बॉडी है। क्या है ये? ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है पता है तुम लोग को? 1। 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिखने वाला हूँ। ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू होती है 1। सब चीज दे दिया हम लोगों को, बस फाइनली पूछ रहा है कि कितना पावर लॉस होगा, कितना पावर लॉस होगा। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये बॉडी का, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसके पास ज्यादा पावर है, और हमारे सराउंडिंग के पास कम पावर है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि पावर लॉस निकालो, पावर लॉस। अभी मुझे एक फॉर्मूला तो पता ही है, जो अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग ने देखा कि नेट पावर कितना आता है। नेट पावर कितना आएगा? नेट पावर होता है E इंटू सिग्मा इंटू एरिया, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा T⁴ माइनस T⁻⁴। बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है मुझे, कि मुझे जो गिवन टेम्परेचर है इसको केल्विन में निकालना पड़ता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो देखो 27 डिग्री का मतलब मुझे मालूम है कि 300 केल्विन होता है। क्या ये सबको मालूम है? क्या ये फॉर्मूला सबको मालूम है? बोलो, क्या ये फॉर्मूला सबको मालूम है? अरे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर केल्विन में करना है तो आप इसके अंदर जो 27 है
उसमें 273 ऐड करोगे तो आपको 300 आएगा। कितना आएगा आपको? 300 आएगा। तो अगर इसका आंसर 300 आ रहा है तो 127 को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कितना आना चाहिए बताओ? 127 को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कितना आना चाहिए बताओ? बोलो बोलो, कितना आना चाहिए? 400 400 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 400 केल्विन, 400 केल्विन। चलो ये सब आ गया मुझे आंसर। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ना इसको 3 × 10⁻² केल्विन लिख लेता हूँ। तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? 4 × 10⁻²। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये T⁴ है ना यार, तो कंफ्यूज, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो कितना आंसर आएगा मेरा। नेट पावर ना, तो पावर नेट या फिर नेट पावर या फिर लॉस बोलो, इसकी वैल्यू तो 1 है। ये बाहर जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁸ 6 × 10⁻⁸। इन लोगों ने एरिया भी दिया है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया की वैल्यू। एरिया लिया ये लोगों ने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर तुम लोग को याद है इसको कन्वर्ट कैसे करते थे, सेंटी का मतलब -2, 10 का पावर, और उसका स्क्वायर करना है तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। और जब ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इधर सिर्फ लिखूंगा 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। अब टी का पावर 4, टी अपना कौन है? ये है, ये 4 × 10⁻², यहाँ पे लिखा है मैंने। इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, रुको, तुम लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 4 × 10⁻² केल्विन। तो अभी मुझे इसका 4th पावर करना है, इधर ही निकाल के दिखाता हूँ। देखो टी 4 × 10⁻², इसका 4th पावर लेना है। तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। और जब आप इन दोनों का देखोगे 10⁻² का पावर 4 करोगे तो 2 4 जा कितना होता है? 8। तो 10 आएगा ये 8। सिमिलरली माइनस, अभी 3 की बात करते हैं, ये ना 3 × 10⁻², उसको, उसका आंसर कितना आएगा बताओ? थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। कैसा है ये? 3 × 10⁻², और उसका पावर कितना है? 4। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 3 × 3, 80 3 × 3, 3 3 9 और 3 3 9, तो ये आएगा 81। 81 × 10⁸, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो अभी मुझे एक चीज तो दोनों में से कॉमन नजर आ रही है। क्या ले रहा है तुम लोग कॉमन? कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोगों को बताओ? 10⁸ 8 कॉमन दिख रहा है मुझे। तो मैंने 10⁸ को कॉमन लिया, तो ये है 6 × 10⁻⁻8 × 10⁻⁻3। अब आप लोग बोलोगे इसको 11 कर लो ना, इसलिए नहीं किया क्योंकि 10⁸ को बाहर निकालूंगा ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। अंदर बचा है 256 माइनस 81, ये बचा है मेरे पास। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे कितना आंसर आना चाहिए? यहाँ पे देखो अभी जो बचेगा बाहर 6 × 10⁻⁻3 बचा है, और 256 में से 81 को माइनस करो। 256 में से 81 को माइनस करो, कितना आएगा सोचो? 256 और 81, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5, 170 ये 15, कितना? 160 पक्का? 175 175, 175, 175। अब 175 का मल्टीप्लाई 6 से करना है। थोड़ा इसको जादू करते देखो, 175 का डबल करो, 17 टू कितना? 32, 17 35 हो जाएगा ये। 35 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 105। तो ये आंसर आएगा कुछ 1050 इंटू 10⁻⁻3। क्या किया सर? इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 175। 175 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो यह आ गया। अब 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻3 है, तो पॉइंट 3 बार पीछे शिफ्ट होगा, 1 2 3। तो फाइनली जो नेट पावर आएगा या फिर पावर लॉस आएगा आप लोगों को, वो कितना आएगा? 1.05। और पावर की यूनिट क्या होती है? वैट। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग को। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये हो गया हमारा। अच्छा, ऑप्शन भी दिया था मैंने तुम लोगों के सामने, ऑप्शन ही नहीं लिखा था। ये पक्का 105 यही है ना मेरा आंसर? हाँ तो ठीक है, ऑप्शन भी दिया था पर मैंने ऑप्शन लिखा ही नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप तुम लोग को ये चीज क्लियर है। ठीक है, बस
क्लास को खत्म करने से पहले, आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, मुझे जरा काम है, खत्म करने से पहले एक चीज मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को कि तुम लोग के बुक में लिखा है वो, और वो उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में ज्यादा, नीट में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये मैंने तुम लोग को टॉपिक पढ़ा दिया ऑलरेडी। क्या टॉपिक है एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे बस डायरेक्टली, मैं एक वर्ड लिखूंगा तो, मीन फ्री पाथ, जिसको मैंने लैम्डा एम बोला था। कैसे निकालने बोला था लैम्डा एम, किसी को याद है क्या? ऐसा कुछ बोला था ना, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 लैम्डा एन, और किससे डिवाइड करना है इसको? एन से। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं एक सपोज करो कंटेनर अज्यूम करूंगा, और कंटेनर के अंदर ना, कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अज्यूम करता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, और सॉरी, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल अज्यूम करता हूँ, सुनो, गैस का मॉलिक्यूल है ऐसा। अभी एक्चुअली मुझे इसके टक्कर के बारे में बात करना है। टक्कर मतलब क्या? ये इससे जाके टकराएगा, फिर हो सकता है इसके बाद इससे जाके टकरा जाए, हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है। तो इस वाली टक्कर और इस वाली टक्कर, इस कोलिजन और कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको सिर्फ फ्री पाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। मीन क्या होगा? मीन मतलब ये हो सकता है यहाँ, ये वाला जो ब्लैक वाला है, यहाँ से टकराने के बाद फिर वो यहाँ भी टकरा जाए, तो यहाँ पे भी एक और फ्री पाथ मिलेगा। हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ भी चले जाए, तो यहाँ पे एक और फ्री पाथ मिलेगा, और यहाँ टकराने के बाद हो सकता है बोला मैंने कि यहाँ चले जाए। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास मॉलिक्यूल है अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर, तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, ये थोड़ा बीच में आ रहा है उसके, और ये थोड़ा और बड़ा है। तो हर जगह मीन पाथ सेम तो नहीं है, हर जगह हमारा जो मीन पाथ है सेम तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या अज्यूम किया कि मीन फ्री पाथ निकालो, मतलब सबका मीन ले लो। तो ऐसे मीन लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम की मदद से साइंटिस्ट लोग ने इसका डेरिवेशन भी किया। तो डेरिवेशन के लिए इन लोग को कुछ फॉर्मूला आया जो अपने को खाली लर्न करना है। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया है, और अपने को प्रूफ ही नहीं है, अपने को बोला खाली याद कर लो। तो याद करने के लिए अभी खाली इसको याद करना है, तो अपने को खाली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और नीट में 4 मार्क के लिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बताओ। तो अभी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या टर्म्स है वो बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। फॉर्मूला फिलहाल याद कर लो, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया तो अपना लक है वो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है √2 पाई स्मॉल n d स्क्वायर। मतलब इसमें देखा जाए तो दो ही टर्म दिखाई दे रहे हैं मुझे, देखा जाए तो दो ही टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब दो टर्म को क्या है वो समझ लेते हैं खाली। यहाँ पे स्मॉल n का नाम क्या है? इसको सबसे पहली बात तो बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या नाम है इसका? नंबर डेंसिटी। पहले तो इसका नाम है नंबर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम ना, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मतलब दो चीज का रेशियो है। तो इसका एक और नाम है, इसका नाम है नंबर डेंसिटी, नाम लिखा है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ molecules per unit, number of molecules per unit volume। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल n। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो चीज भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब d क्या है? d क्या है? तो d का मतलब होता है डायमीटर। d का मतलब क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर किसका? डायमीटर, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल मेरे पास कब से ऐसा सर्कल जैसा ना, तो सर्कल का डायमीटर इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। अब ये n/v अगर मैं इसमें पुट कर लूं तो ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा? लैम्डा m इज इक्वल टू 1/√2 फिर पाई, यहाँ पे जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू d स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको स्टार मार्क कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नीट में इसके ऊपर आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, तो जो नीट देने की इच्छा रखता है, और सिर्फ एकदम सिंपल है हाँ क्वेश्चन नीट के, खाली ना आपको डायमीटर के बदले रेडियस दे देता है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया तो क्या डायमीटर आप 4 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते?
इतना दिमाग नहीं है हम लोग के पास, साइंस लिया है तो बस इतनी छोटी छोटी चीजें होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग से दे देगा, वॉल्यूम अलग से दे देगा, दोनों को डिवाइड करके स्मॉल एन निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व